नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों मैंने बार बार कुछ जानकारी अपने ग्रुप में भी चाहिए है, लेकिन जब वो नहीं मिली तो मैंने खुद एक आरटीआई फाइल की है और उस आरटीआई में जो चीजें मांगी है मैं आपसे उसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और इसके बगैर आप भूल जाइए ईपीएफओ पेंशन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी। और मैं बहुत हार्ड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि यदि आप खुद एक्टिव नहीं रहेंगे, इस देश के लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, तो ईपीएफओ कभी भी आपको पेंशन देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके आधार पर वो डिसीजन हुआ है, उसमें 18 लाख करोड़ का डेफिसिट दिखाया है। और 18 लाख करोड़ का डेफिसिट दिखाना ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, जबकि आपके पास में फंड अवेलेबल हैं। फंड आप एवरी ईयर आपके 13% के रेट से फंड बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने जो एक्चुअली की रिपोर्ट है वो गलत डाटा के आधार पर तैयार करवाई है, और गलत डाटा के आधार पर तैयार करवाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की थी। इसीलिए हर पेंशनर का यह अधिकार बनता है ईपीएफओ के ऊपर, क्योंकि हम यहां पैसा जमा कर रहे हैं। हमारा यह अधिकार बनता है कि आप हमें एक्चुअल कैलकुलेशन बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। और उसमें से देखिए, अभी मेरे ग्रुप में ही या हमारा जो वीडियो देखते हैं उसमें जनरल मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फाइनेंस के लोग, फाइनेंस के एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट, सभी प्रकार के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। इन लोगों को चाहिए कि अपने लेवल पे कैलकुलेशंस करें, अपने लेवल पे डाटा मांगें और अपने लेवल पर कुछ कैलकुलेशंस करके ईपीएफओ को चैलेंज करें। यही काम मैं करना चाहता हूं, और यही काम मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्त लोग जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोगों से जुड़े हुए हैं, जितने भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, वो सब इसमें मदद करें। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप किसी इन डिटेल्स को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल सकते हैं। यदि आपके घर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यदि आपके कोई जानकार में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप इन फिगर्स को लेकर, जो डेफिसिट की फिगर्स हैं, इनको लेकर मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्होंने ऐसा क्यों किया है। चलिए, ये देखिए मेरा नाम है, ये मेरा क्वार्टर नंबर दिया हुआ है इसमें ही, ये मेरे फोन नंबर्स हैं, और ये मेरा मेल भी दिया हुआ है। तो इस तरह ये आरटीआई की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने जो फिल करनी पड़ती हैं आपको ऑनलाइन भरने के लिए। अब हम चलते हैं आगे कि हमने आरटीआई में क्या मांगा है और क्यों मांगा है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि क्यों मांगा है। पहले क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ईपीएफओ से, आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन हमने जो मांगी है वो ये मांगी है कि 1971 एफपीएस फैमिली पेंशन स्कीम जो थी हमारी, उससे कितना फंड ट्रांसफर किया गया था, जब ईपीएस 95 इंट्रोड्यूस हुई। यानी आपके पास कितना फंड था ईपीएस 95 शुरू होने से पहले फैमिली पेंशन स्कीम का। 31/3/2003 को मैंने यह पूछा है कि कितना अनक्लेम्ड अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है। अनक्लेम्ड का मतलब क्लियर कट यह है जिसका कोई मांगने वाला नहीं है। 2014 में या 2015 में, 2018 में जब केरला हाईकोर्ट का डिसीजन आया था 2014 के अमेंडमेंट के अगेंस्ट में, तब उसमें यह कहा गया था कि 32,000 करोड़ ईपीएफओ के पास ऐसे पड़े हुए हैं जो अनक्लेम्ड हैं। यदि 2014-15 में यह कहा गया कि 32,000 करोड़ पड़े हुए हैं, तो आज उसकी कीमत 70,000 करोड़ होनी चाहिए। 2023 में, 2024 में उसकी वैल्यू 70,000 करोड़ होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यह पूछा है कि आपके पास अनक्लेम्ड फंड कितना पड़ा हुआ है। ठीक है जी।
तीसरे नंबर पे मैंने पूछा इनसे कि आपके पास इन ऑपरेटिव अकाउंट कितने हैं। हालांकि ये इनकी रिपोर्ट में दिया हुआ है, लेकिन इन ऑपरेटिव डोरमेंट इन अमाउंट अकाउंट्स का मतलब होता है कि बहुत से लोग जो कुछ दिन सर्विस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर अपना बिजनेस करने लगते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं देश के अंदर जो एक बार ईपीएफओ में थोड़ा सा पैसा जमा कर देते हैं ईपीएस 95 में और फिर उसे भूल जाते हैं। तो निकट भविष्य में उसके डिमांड कर लेने की संभावना है। तो यानी ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनमें वो पैसा पड़ा हुआ है। तो इसकी जानकारी हमने मांगी है। दूसरी जानकारी, इन्होंने जितनी भी एक्चुअली की रिपोर्ट बनाई है वो एक्चुअली की रिपोर्ट है हमारे पास में और हमने देखी है। अब उसमें कहीं पे भी एवरेज एज पेंशनर्स की नहीं ली गई है। तो 31 तारीख को 31/3/2023 की डेट में, यानी जो कैलकुलेट हो चुकी है उस डेट में, मैंने इनसे पेंशनर्स की एवरेज एज पूछी है कि एवरेज एज बताइए आप पेंशनर्स की क्या होती है। इसी तरह स्पाउस की पेंशनर्स एज इसी डेट में क्या होती है यह भी पूछी है हमने, क्योंकि कुछ पेंशनर्स, आपको यह भी बताना पड़ेगा, जो पेंशनर्स 58-60 ईयर्स में या उससे पहले एक्सपायर हो गए हैं, उनके स्पाउस जो हैं, उन स्पाउस की भी एवरेज एज क्या आती है, क्योंकि विदाउट एवरेज एज कैलकुलेट किए हुए आप नहीं निकाल सकते। मेरे मित्र ने एक ने यह भी बताया कि इन्होंने 85 ईयर्स एज ली हुई है। भला इस देश के अंदर, आप भी सब जानते हैं, भला इस देश के अंदर कहीं 85 ईयर्स एज है, एवरेज एज है इंसान की? एवरेज एज जो इंडियन मॉर्टिलिटी रेट है उसके हिसाब से देखें तो पहले 67 ईयर्स आती थी, अभी शायद वो 70 ईयर्स के आसपास है। तो जब 70 ईयर्स के आसपास आती है तो आप 85 ईयर्स, 15 साल ज्यादा कैसे ले सकते हैं? और 15 से ज्यादा लेने का मतलब है कि आप 15 साल का ज्यादा कैलकुलेशन दिखाएंगे, 15 साल का ज्यादा अमाउंट दिखाएंगे डेफिसिट में लाने के लिए। इसलिए आपको एक्चुअल बताना पड़ेगा। आप एक्चुअल बताइए कि ईपीएफ के आंकड़े क्या कहते हैं, देश में भी बच जाइए, पेंशनर्स के आंकड़े क्या कहते हैं। अब तो आपको 95 से लेके आज तक आपको लगभग 28 साल हो गए हैं। तो 30 साल के आंकड़े एवरेज निकालने के लिए काफी होते हैं। 30 साल के आंकड़े में ये बताइए आप, आपके पेंशनर्स की एवरेज एज क्या है और स्पाउस की एवरेज क्या है। एंड देन छठे क्वेश्चन पे मैंने इनसे ये भी पूछा कि कंबाइंड बताइए आप। ये डिफरेंट, दोनों अलग अलग पूछ लिए मैंने। एक केस में कंबाइंड का मतलब ये है कि मान लीजिए 60 की एज में या 70, 60, 62, 63 की एज में हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ सर्वाइव कर रही है, उसकी वाइफ की भी 5 साल बाद डेथ हो गई। तो इस केस में आपकी ये दोनों की कंबाइंड एवरेज कहलाएगा कि हस्बैंड एंड वाइफ का, हस्बैंड एंड स्पाउस का कंबाइंड एवरेज क्या हुआ। अब इसीलिए मैंने मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज द मोर्टेलिटी रेट पर ईयर ऑफ द पेंशनर्स, ये भी पूछा है मैंने कि आप ये बताइए। ये भी इन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया कि एक साल में हर साल आपके कितने लोग एक्सपायर हो जाते हैं। ये भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए रिपोर्ट बनाते समय कि इतने लोग एक्सपायर हो गए और इतना उनका अनक्लेम्ड अमाउंट आपके पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। 8 पे हमने ये पूछा है इनसे कि सप्लाई द कंप्लीट एक्चुअली रिपोर्ट फॉर द ईयर 2013-14, 14-15 यानी 22-23 तक, 31 मार्च 2023 तक की एक्चुअली रिपोर्ट जितनी भी हैं आपके पास, उसकी कॉपी सप्लाई कीजिए। यानी कॉपी आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ही सप्लाई की जाती है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक मांग रहे हैं तो आप हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सप्लाई कीजिए इतनी सारी एक्चुअली रिपोर्ट की। फिर इस एक्चुअली रिपोर्ट में जो डाउट है वो मैंने पूछा है 9 नंबर पे, सप्लाई द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट हाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट्स इन करोड़ इज कैलकुलेटेड फॉर द ईयर 2014 से 2023। यानी ये प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, जिसी से डेफिसिट दिखाते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स की कितनी होगी। उसी में सारा घपला है और इसी में इन्होंने घपला शो किया है। तो ये 2013-14 से लेके मैंने इनसे फॉर्मूला मांगा है, मैंने इनसे ये कैलकुलेशन स्टेप्स मांगे हैं कि आप कैलकुलेशन स्टेप बताइए। सप्लाई 10वें नंबर पे हमने पूछा इनसे, सप्लाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट हाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन इन इज कैलकुलेटेड
फ्रॉम ईयर 2014 से 2023। आप ये बताइए कि आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन, फ्यूचर में जितने भी कंट्रीब्यूशन है वो आने वाला है। मान लीजिए आपकी आज की डेट में कितने, आज की डेट में 7 करोड़ मेंबर्स हैं ईपीएफओ के, ईपीएस के 7 करोड़। तो 7 करोड़ से फ्यूचर में कितना कंट्रीब्यूशन आने वाला है वो आपने किस आधार पे लगाया है और कैसे लगाया है। ठीक है जी। 11वें नंबर पे लास्ट में मैंने इनसे ये पूछा है कि इंफॉर्मेशन ग्राउंड्स रीजंस, हां, कि ये बताइए आप कि आप 6865 डेज क्यों लेते हैं, जबकि एक्चुअल कैलकुलेशन में यदि हम डेट टू डेट डिडक्ट करें तो ये 6864 डेज आते हैं, यानी 6864 डेज आते हैं। तो आपने किस ग्राउंड पे 6856 डेज लिए हैं ये ग्राउंड बताइए। यानी हम इनको, जैसा कि मैंने पीछे लीगल नोटिस में भी कहा है कि हम इनको इस आधार पे चैलेंज करेंगे, हम इनको इस आधार पे चैलेंज करेंगे, हम इसको एवरेज एज के आधार पे चैलेंज करेंगे। और ऐसा नहीं है लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया अब उसे बदला नहीं जा सकता, नहीं। आप याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, आप पॉलिसी को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। यदि किसी गलत आधार पर डिसीजन दिया गया है तो उस डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा और किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। बस देर इस बात की है कि कब तक इंडिया के लोग जागरूक हो पाते हैं। लोग जागरूक नहीं है हमारे देश में, हमारे देश में किसी भी प्रकार से लोग जागरूक नहीं है, इसीलिए उनको उनके अधिकार मिलते ही नहीं है। लोग जानना ही नहीं चाहते। लोग बस अभी हमारे लोगों का उद्देश्य क्या है, कैसे ही हायर पेंशन मिल जाए। बस आप जरा दिल पे हाथ रख के देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं बस हमें हायर पेंशन मिल जाए, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। भाई आपको ईपीएफओ जो ऑब्जेक्शंस लगा रहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी वो ऑब्जेक्शन उठाए हैं, आप उस पर भी तो सोचना पड़ेगा ना। आपको दूसरे के पैसे से पेंशन आपको नहीं दी जा सकती। पूल फंड से आप जो कॉमन फंड है, जो पूल फंड है, उसमें से डिमांड कर सकते हैं आप कि जो कॉमन फंड है उसमें से पेंशन दी जाए, क्योंकि आप इंडिविजुअल अकाउंट कैलकुलेट नहीं करते। आरटीआई में पहले भी ईपीएफओ ने बताया है कि हम इंडिविजुअल अकाउंट कैलकुलेट नहीं करते तो आपके टोटल अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट्स है आप उसमें से कैलकुलेट कीजिए और हमें हायर पेंशन दीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।